तो अदालत ने कहा कि आसाराम बाबा नहीं बलात्कारी है। उसके बाद तुरंत भोपाल में कार्रवाई हुई। नगर निगम ने आसाराम के नाम से बना हुआ बस स्टॉप कार्रवाई करते हुए तोड़ दिया है। जाहिर सी बात है आसाराम अब दोषी करार दिए जा चुके हैं, तो ऐसे में उसका बलात्कारी होने के बाद जब कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया कि बलात्कार के आरोप में आसाराम दोषी हैं, तो आसाराम बापू बस स्टॉप जो था उसे वहां पर मध्य प्रदेश नगर निगम, आप देख सकते हैं कि वहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है उनकी तरफ से यह कार्रवाई है। खुद बताया जा रहा है कि नगर निगम के सदस्य जो हैं वहां पर पहुंचे और उन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम करवाया। नीरज श्रीवास्तव उस वक्त वहां मौजूद थे, क्या अपडेट दे रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। भोपाल में आसाराम बापू के नाम पर जो बस स्टॉप बना हुआ था उसे तोड़ने के लिए शहर के मेयर खुद पहुंचे हैं। आलोक शर्मा जी यहाँ खुद इस बस स्टॉप को तोड़ रहे हैं। शर्मा जी ये बताइए कि आप खुद पहुंचे हैं आसाराम के नाम पर जो बस स्टॉप बना हुआ था भोपाल में। देखिए, आसाराम संत के नाम के ऊपर कलंक था। उसने देश की करोड़ों जनता जनार्दन की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, माताओं बहनों के साथ, बिटियाओं के साथ खिलवाड़ किया है। हम देश की जनता को और हमको स्वयं को सम्मानीय न्यायालय पे भरोसा था। सम्मानीय न्यायालय का आज फैसला आया है और ऐसे आसाराम को आजीवन सजा सुनाई गई है। मैं समझता हूँ इसके बाद कोई बचता ही नहीं है। मैं समझता हूँ कि उनके नाम के ऊपर जो चौराहों का नामकरण नगर निगम ने किया था, जो बस स्टॉप का नामकरण किया था, आज मैं स्वयं यहाँ पे आया हूँ। अब भोपाल में कोई भी चौराहे का नाम आसाराम के नाम पे नहीं होगा, कोई भी बस स्टैंड का नाम आसाराम के नाम पे नहीं होगा। तो यहाँ जो है भोपाल नगर निगम के मेयर कहते हैं कि अब कोर्ट के फैसले के बाद आसाराम के नाम पर कोई भी सार्वजनिक चीज, चाहे वो चौराहा हो या बस स्टॉप, यहाँ नहीं रहेगा। लिहाजा 4.25 साल तक आसाराम के नाम पर ये चौराहा, ये बस स्टॉप बना रहा और अब नगर निगम इसे तोड़ रहा है। तो जिसकी जुबान पर था हरिनाम, जिसने आस्था का माया जाल रचा और फिर उसकी आड़ में रची एक गुनाह की साजिश, वो आसाराम अब जेल में रहेगा मरते दम तक। कैदी नंबर 130 बनकर 77 साल का आसाराम जिंदगी की आखिरी सांस भी अब जेल में ही काटेगा। ये फैसला सुनाया है जोधपुर सेंट्रल जेल की विशेष अदालत ने। एक लंबी बहस के बाद आखिरकार अदालत में यह साबित हो गया कि आसाराम ने ही नाबालिग से बलात्कार किया था। वो दुनिया को देता रहा प्रवचन, संत का चोला ओढ़े वो देता रहा सत्कर्म की शिक्षा, लेकिन अब खुल गया है उसके गुनाहों का काला चिट्ठा। अदालत में बेनकाब हो गया है आसाराम। जोधपुर की विशेष अदालत ने करीब 5 साल से जेल में बंद आसाराम के गुनाहों का हिसाब कर दिया। नाबालिग से रेप का आरोपी आसाराम लंबी कानूनी दलीलों के बीच पहले दोषी करार दिया गया और फिर अदालत ने सुना दी आजीवन कैद की सजा। आसाराम की जिंदगी अब जेल में कटेगी, तो वहीं उनके 2 और साथी भी मामले में गुनहगार करार दिए गए हैं। सेवादार शिल्पी और शरद चंद्र को अदालत ने 20-20 साल की जेल और 1-1 लाख रुपए का जुर्माने का फैसला सुनाया है। तीनों को तो कन्विक्शन है, हाँ। ठीक है ना, हाँ। 2 को एक्सपेल किया है, हाँ। और उसकी अपील होगी। अच्छा, क्या कितनी सजा सुनाई गई है? सर जुर्माना कितना बाकी 2 को? 1-1 लाख। और सर ये भी कहा गया जब तक डेथ नहीं होती तब तक का आजीवन कारावास, ऐसा कुछ कहा कोर्ट में? हाँ जी सर। रेप के आरोप लगने के बाद आसाराम करीब 1700 दिनों से जेल में बंद है और अब जोधपुर स्पेशल कोर्ट ने तय कर दिया है कि उसकी पूरी जिंदगी जेल में ही कटेगी। करीब 5 सालों की जेल के दौरान आसाराम ने 12 बार जमानत लेने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे मायूसी हाथ लगी और अब अदालत के फैसले के बाद आसाराम के समर्थक इसे हाईकोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में है। इस तरह की उम्मीद कोई करता ही नहीं है और ऐसी उम्मीदें कोई नहीं रखता है, लेकिन ये जो हुआ है वर्डिक्ट, इसको हमारी लीगल टीम देखेगी, पढ़ेगी, समझेगी और फिर आगे की रणनीति जो है वो कोर्ट प्रोसीडिंग के तहत हम आगे बढ़ेंगे। न्याय प्रणाली का पूरा सम्मान करते हुए हम अगला कदम बढ़ाएंगे। हम इस वर्डिक्ट को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। कहते हैं गुनाह छुपता नहीं और अब आसाराम के गुनाहों का भी हिसाब हो गया है। हालांकि आसाराम के एक और सेवादार शिवा और रसोइया प्रकाश को अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। जेल को बैकुंठ कहने वाले आसाराम के खिलाफ आज जेल में लगी विशेष अदालत ने ताउम्र जेल में रहने का आदेश सुना दिया। कोर्ट के इस आदेश के बाद आसाराम की बरी होने की तमाम
उम्मीदें धराशायी हो गईं। वहीं पाखंड के दम पर विशाल साम्राज्य खड़ा करने वाला आसाराम महज एक काल कोठरी में रहने को मजबूर हो गया। अब आसाराम संत महात्मा नहीं बल्कि कैदी नंबर 130 के रूप में जाने जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट महेश शर्मा के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज़ नेशन, जोधपुर। अदालत में आसाराम के गुनाहों का फैसला हुआ तो वो रो पड़ा। सुबह से ही उसके चेहरे पर फैसले का डर साफ महसूस किया जा रहा था और जब उसके गुनाहों का हिसाब हुआ तो उसके सब्र का बांध टूट गया। ना रसूख काम आया, ना काम आई दलील, बेअसर हो गई रहम की अपील। फैसला सुनकर फपक पड़ा आसाराम, सिर पकड़कर बैठ गया, आंखों से आंसू निकल पड़े। आसाराम के गुनाहों का फैसला होना था तो सबकी नजरें थी जोधपुर स्पेशल कोर्ट की ओर। सबको इंतजार था आसाराम पर आने वाले फैसले का। जोधपुर सेंट्रल जेल की बैरक नंबर 2 को अस्थायी अदालत बनाया गया था और यही हुआ आसाराम के गुनाहों का हिसाब। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 11:15 बजे जैसे ही जोधपुर कोर्ट में जज मधुसूदन शर्मा ने यह फैसला सुनाया, माहौल बदल गया। जो आसाराम कुछ देर पहले तक खुद को बेकसूर बता रहा था, उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। आसाराम की आंखों से आंसू छलक पड़े। बताया जा रहा है कि वो सिर पकड़कर बैठ गया। उसके मुंह से हरिओम हरिओम के बोल निकलने लगे। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी आसाराम के खिलाफ आज जोधपुर कोर्ट में बनी अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। फैसला सुनाया आसाराम को उम्र कैद का। लेकिन जैसे ही जज मधुसूदन शर्मा ने कोर्ट में कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आसाराम को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है, ये सुनते ही आसाराम लड़खड़ा गया। वो अपने पैरों पर भी खड़ा नहीं हो पाया और घुटनों के बल जमीन में बैठकर अपना माथा टिकाकर गुहार लगाने लगा। घबराए हुए आसाराम ने अदालत से रहम की अपील की, अपने बूढ़े होने की दलील दी, अपने अच्छे कामों का हवाला दिया। लेकिन अदालत की दहलीज पर उसकी दलील काम नहीं आई और आखिरकार उसे उम्र कैद की सजा सुना दी गई। देखिए, हमारे वकील साहब ने दलीलें बहुत सारी रखी। हमारे वकील साहब ने दलील रखी कि ये उस लड़की का मेडिकल रिपोर्ट है जो ये कहता है कि कहीं से भी इसके साथ छेड़खानी नहीं हुई है। हमारे वकील साहब ने वो कॉल डिटेल्स पेश की जो इंसिडेंटल टाइम वो बताती है, उस इंसिडेंटल टाइम में वो कॉल फ़ोन पर थी। हमारे वकील ने ये दलील भी दी थी कि वो लड़की कुटिया में अंदर गई ही नहीं थी। आसाराम को शायद अदालत के फैसले का एहसास हो गया था। बताया जा रहा है कि सुबह से ही उसके चेहरे पर घबराहट महसूस की जा रही थी। वो सुबह 4 बजे उठ गया, पूजा पाठ भी किया और अदालत में तय वक्त से करीब 15 मिनट देरी से पहुंचा। जज के सामने उसने देरी के लिए पूजा पाठ का हवाला दिया, लेकिन अदालत में उसके सारे दांव पेच फेल हो गए और करीब 5 साल बाद जब फैसला आया तो पीड़ित परिवार ने बड़ी राहत महसूस की। बाकी जैसा ठीक है, न्याय जो भी हुआ है, न्यायपालिका ने जो फैसला दिया है हम उससे संतुष्ट हैं। भ्रष्टाचारी को सजा मिली उम्र कैद की और जो बेचारे गवाह मरवा दिए, कईयों का वर्ण करा है, प्रसन्नता होगी उनकी आत्मा को, सबको। आसाराम ने अपने गुनाह को छिपाने की भरसक कोशिश की, लेकिन अदालत में उसकी एक नहीं चली। जहां लाखों लोगों की आस्था जुड़ी होती है, उसका अपराध ज्यादा गंभीर माना जाता है। जिसके संरक्षण में नाबालिग रहे वही उसका शोषण करे तो इससे संगीन और कुछ नहीं हो सकता। और शायद इसलिए अदालत ने आसाराम से कोई रहम नहीं दिखाई, उसके आंसू रहम न दिला सके। जोधपुर से विनीता यादव और लाल सिंह फौजदार के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और बताया जा रहा है कि अपने गुनाहों को छिपाने के लिए आसाराम ने हर हथकंडा अपनाया। पीड़ित को बयान बदलने के लिए बार बार धमकाया, अपने रसूख का, अपने पैसे का सहारा लिया। आसाराम के खिलाफ गवाही देने वाले 9 लोगों पर हमले हुए, 3 गवाहों की हत्या कर दी गई। अदालत में बचाव पक्ष के वकीलों ने जांच अधिकारी को बार बार कोर्ट बुलवाया। एक गवाह को तो 104 बार बुलवाया गया। पीड़ित पर अपमानजनक आरोप भी लगाए गए, लेकिन 27 दिन की लगातार जिरह के दौरान पीड़ित अपने बयान पर कायम रही।
उसने करीब 94 पन्नों में अपना बयान दर्ज करवाया। कहा जा रहा है कि आसाराम के वकीलों ने पीड़ित को बालिग साबित करने की भी हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन उम्र पर संदेह की कोई जायज वजह नहीं मिल सकी। आपने इतना संघर्ष किया, क्या लगता है न्याय मिलने के बाद आप सामान्य जीवन जी पाएंगे? जी, अब हमें उम्मीद है, ना भी जी पाएंगे तो हमें संतुष्टि तो रहेगी। अगर मर भी गए तो अब हमें संतुष्टि तो रहेगी कि मैं अपनी बेटी को न्याय दिला। सर क्या लगता है ये फैसला एक मिसाल बनेगा देश में जितने अपराध हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, इन पे रोक लगेगी। अब मेरे हिसाब से तो मेरे ख्याल से अब रोक लगेगी और जो ये दुराचारी हैं इनको संदेश जाएगा कि किसी बेटी पे अगर हाथ डालोगे, उनकी इज्जत से खिलवाड़ करोगे तो 10 बार उनको सोचने की भी सुनना पड़ेगा। सर क्या आपको अभी भी जान का खतरा है, आपको डर है अभी भी किसी तरीके का? अब मुझे जान की परवाह नहीं, मुझे न्याय मिल चुका है। अब मुझे मर भी गया तो मैं संतुष्ट होके मरूंगा। आसाराम ने भी अपने भक्तों को समझाया होगा कि गुनाह छिपकर भी ना करो, ऊपर वाला सब दिखता है, लेकिन आसाराम खुद ये बात भूल गया। उसने गुनाहों के शिकार ने गुनाह का ऐसा कच्चा चिट्ठा खोल दिया कि आसाराम उम्र भर के लिए अब सलाखों के पीछे पहुंच गया। तो आइए आपको दिखाते हैं कि आज जिस गुनाह की सजा आसाराम को मिली, उसकी शुरुआत आखिर कहां से हुई, उसकी साजिश कैसे रची गई। ये मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा का वो गुरुकुल है जहां से आसाराम के पतन की कहानी शुरू होती है। कई राज्यों से माँ बाप लड़के लड़कियों को इस गुरुकुल में भेजा करते थे ताकि संत आसाराम के मार्गदर्शन में उनके बच्चे अच्छी शिक्षा पा सके, संस्कारी बन सके। खुद आसाराम भी अपने गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चों को महकता गुलाब कहा करते थे। बस तुम गुलाब होकर महको, तुम्हें जमाना जाने, हर परिस्थिति में सम रहो। उस वक्त कहाँ मालूम था कि संत बनने का ढोंग करने वाला आसाराम कैसी नीयत रखता है और उसके नकाब के अंदर कितना घिनौना इंसान बैठा हुआ है। आसाराम ने जिस नाबालिग से रेप किया, उसकी लिखाई FIR उसकी जंग की कहानी कहती है। भर गया, क्या जादू है? दिल्ली वालों के पास कोई जादू है क्या? दिल्ली के कमला मार्केट थाने में लिखाई रिपोर्ट कहती है कि तब वो गुरुकुल में 12वीं में पढ़ती थी और उम्र 16 साल थी। वो गुरुकुल से निकलकर कॉलेज में जाने के ख्वाब देख रही थी, तभी उसके खिलाफ झांसा और फरेब का जाल बिछाया जाने लगा। FIR में लड़की ने लिखाया है कि एक दिन मुझे चक्कर जैसा आया और इसके बाद मुझे हॉस्टल के वार्डन ने कहा कि मुझ पर भूतों का साया है। हॉस्टल वार्डन शिल्पी ने यह भी बताया कि वो आसाराम से इस बारे में बात करेगी। इसके बाद 7 अगस्त 2013 को शिल्पी ने फ़ोन करके मेरे माता पिता को भी आश्रम बुला लिया और किसी बड़े शहर में इलाज करवाने के लिए कहा। जब मेरे माता पिता आश्रम आए तो हॉस्टल वार्डन शिल्पी ने उनको ये भी कहा कि मुझे लेकर आसाराम के पास जाना चाहिए। ये साजिश उस लड़की के खिलाफ थी जिसके माता पिता आसाराम के कट्टर भक्त थे। उन्हें भनक भी नहीं थी कि इलाज के बहाने ये लड़की को फंसाने की साजिश है। लड़की को भी बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस आसाराम को पूजनीय समझती हैं, वो आसाराम इलाज के बहाने दरिंदगी की सारी हदें पार कर देगा। आसाराम से मिलने के लिए नाबालिग को लेकर उसके माता पिता दिल्ली आ गए, लेकिन उनको बताया गया कि आसाराम जोधपुर जा चुका है, इसलिए वो आसाराम के जोधपुर आश्रम चले जाएं। लड़की ने अपने बयान में बताया है कि जब हम आश्रम में पहुंचे तो आसाराम एक कुर्सी पर बैठा था और सत्संग कर रहा था। हम भी उसके सत्संग में बैठ गए। कुछ देर बाद उसने हमसे पूछा कि हम कहाँ से आए हैं। मैंने जवाब दिया कि मैं गुरुकुल की छात्रा हूँ। उसने मुझसे कहा कि वो मेरे अंदर से भूत को निकाल देगा। रात में उसने अपनी एक सहयोगी को भेजकर मुझे और मम्मी पापा को बुलाया और जिस कुटिया में हमें ठहरना था वो कुटिया दिखाई। कुछ देर बाद प्रसाद देकर उस रात उसने हमें वापस भेज दिया। मैं जेल में गया, एक कमरे में मुझे बिठाया। अगर FIR में दर्ज घटनाक्रम को देखें तो आसाराम अपनी साजिश को कामयाब मान चुका था। उसे लगने लगा था कि एक नाबालिग लड़की और उसके माता पिता उसके चंगुल में फंस चुके हैं, लेकिन तब उसे अंदाजा तक नहीं रहा होगा कि 72 साल के अधर्मी के खिलाफ एक बेटी अडिग होकर खड़ी होगी, उसे सलाखों के पीछे पहुंचाएगी। टीम न्यूज़ नेशन। और अगस्त 2013 में नाबालिग से रेप के आरोप में आसाराम पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद उसे इंदौर से अरेस्ट कर लिया गया। आसाराम को जोधपुर जेल में रखा गया। जेल में आसाराम ने महिला वैद्य से इलाज करवाने की एक अजीबोगरीब मांग भी रखी थी। क्या था मामला, देखिए इस पर रिपोर्ट।
20 अगस्त 2013, जगह कमला मार्केट, दिल्ली। यही वो तारीख थी जब यौन शोषण के मामले में आसाराम पर दिल्ली में केस दर्ज हुआ। वारदात जोधपुर में हुई थी, लिहाजा दिल्ली पुलिस ने राजस्थान पुलिस से संपर्क किया। जोधपुर पुलिस को शिकायत मिली कि मनई में आसाराम के आश्रम में एक लड़की के साथ यौन शोषण हुआ और इल्जाम जिस पर लगा वो खुद आसाराम ही था। उस दौरान जोधपुर वेस्ट के डिप्टी कमिश्नर अजय पाल लांबा थे। 21 अगस्त 2013 को उनके ऑफिस में दिल्ली पुलिस की एक टीम पीड़ित लड़की को लेकर आई। लड़की ने आसाराम पर यौन शोषण का आरोप लगाया। इस आईपीएस अधिकारी को पहले यकीन ही नहीं हुआ। लांबा के मुताबिक पहले उन्हें लगा कि शायद आसाराम की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। बताते हैं कि पीड़ित लड़की ने जब अजय पाल लांबा को आश्रम का सटीक नक्शा बताया तब उन्हें भरोसा हुआ, क्योंकि मौकाए वारदात पर गए बिना कोई नाबालिग लड़की वहां का पूरा नक्शा बयान नहीं कर सकती थी। इसके बाद पुलिस ने तहकीकात शुरू की तो लड़की के आरोपों में सच्चाई की झलक मिली। आसाराम के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका था। अब पुलिस का अगला एक्शन था आसाराम की गिरफ्तारी, लेकिन इसमें 10 दिनों का वक्त लग गया। इस दरमियान पुलिस आसाराम की तलाश में राजस्थान से मध्य प्रदेश तक, इस शहर से उस शहर तक घूमती रही। इस बीच आसाराम भोपाल एयरपोर्ट पर नजर आया। फिर कुछ घंटों बाद इंदौर के अपने आश्रम में उसके होने की खबर मिली। 31 अगस्त 2013 को इंदौर में पहले से तैनात पुलिस और कमांडो की टीम ने आसाराम को गिरफ्तार कर लिया। आईपीएस अजय पाल लांबा के मुताबिक उन्हें इस केस को कमजोर करने के लिए लालच से लेकर धमकियां तक दी गईं, लेकिन वो अपने फर्ज से नहीं डिगे। आसाराम को गिरफ्तार करने के बाद जोधपुर सेंट्रल जेल में भेज दिया गया। यह आसाराम के लिए बहुत बड़ा झटका था, लेकिन जेल के अंदर भी आसाराम ने अजीबोगरीब मांग की। उसने जेल में अपने इलाज के लिए हर रोज महिला वैद्य को बुलाए जाने की मांग की। आसाराम ने एक महिला वैद्य का नाम लेकर जेल प्रशासन से अपील की थी कि वो उसी वैद्य को इलाज के लिए जेल में उनके पास भेजे। 6 नवंबर 2013 गिरफ्तारी के करीब 50 दिनों के अंदर पुलिस ने आसाराम के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। 13 फरवरी 2014 सबूतों की लंबी जांच पड़ताल के बाद कोर्ट ने करीब 3 महीने बाद 13 फरवरी 2014 को इस मामले में आसाराम के खिलाफ आरोप तय किए। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने 44 गवाहों से गवाही करवाई। इसके साथ ही कोर्ट ने 160 दस्तावेज पेश किए। उधर बचाव पक्ष ने अदालत के समक्ष 31 गवाहों के बयान दर्ज कराए, साथ ही 225 दस्तावेज प्रस्तुत किए। 7 अप्रैल 2018 को इस केस में बहस पूरी हो गई। कोर्ट ने पूरे मामले पर सुनवाई करने के बाद फैसले के लिए 25 अप्रैल तय कर दी थी। इस मामले में आसाराम के साथ ही उसके राजदार शिल्पी और शरदचंद्र भी दोषी ठहराए गए हैं, जबकि प्रमुख सेवादार शिवा और रसोईया प्रकाश कोर्ट से बरी हो गया है। जोधपुर से विनीता यादव और लाल सिंह फौजदार के साथ टीम न्यूज नेशन। आसाराम एक संगीन जुर्म के लिए सलाखों के पीछे है, लेकिन अपने गुनाह की पर्देदारी में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बताया जाता है कि अपने अधर्म को अंजाम देने के लिए आसाराम ने कोडवर्ड भी बना रखे थे। आम बोलचाल के ये शब्द बेहद मामूली लगते, लेकिन इनके पीछे छिपा था उसके काले कारनामों का पूरा खेल। आसाराम के गुनाहों का कोडवर्ड, शब्दों में छिपा आसाराम का पाप लोग, काजू, टॉर्च, जोगन, मीरा, एकांतवास, डायल 400। ये चंद शब्द नहीं, आसाराम के अधर्म के कोडवर्ड बताए जाते हैं। कहा जाता है कि इन्हीं के जरिए चलता था आसाराम के अधर्म का कारोबार। चना, फल, मिठाई, काजू वैसे तो भक्तों के लिए प्रसाद होता था, लेकिन दावा किया जाता है कि इन फलों और मिठाइयों में आसाराम की नीयत का वो जहर मिला होता था, जिस पर कभी आसाराम के पूर्ण साधक उंगली उठाते हैं तो कभी कानून के रखवाले। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कभी आंखों से इशारे कर, कभी प्रसाद में काजू खिलाकर आसाराम लड़कियों को जोगन बना देते। दुनिया इसे संत की लीला समझती, लेकिन लड़कियों की दुनिया बदल जाती। बताया जाता है कि आसाराम अपने सत्संगों और प्रवचनों में अगर किसी लड़की या महिला पर 3 बार लेजर टॉर्च की लाइट फेंकता तो वो उसके सेवकों के लिए इशारा होता। दावा किया जाता है कि अगर कभी टॉर्च नहीं होती तो आसाराम लड़की को ध्यान में लाने की बात करता और ये भी सेवकों के लिए संकेत होता। इसी तरह अगर आसाराम ने किसी लड़की को मीरा कहकर पुकार लिया तो करीबी सेवादार उसके ब्रेन वॉश में जुट जाते और जोगन पुकारने का मतलब भी यही बताया जाता है। काजू बादाम का प्रसाद भी सेवादारों के लिए इशारा था और एकांतवास को आसाराम के पाप लोक का अड्डा बताया जाता है।
आसाराम के कई राजदार दावा करते हैं कि उसकी नजर 12 साल से 20 साल तक की लड़कियों पर होती थी। तो वहीं जोधपुर पुलिस ने खुलासा किया कि आसाराम के निजी मोबाइल के आखिरी 3 नंबर का इस्तेमाल भी सेवादारों के लिए कोडवर्ड हुआ करता था। आसाराम के मोबाइल फोन के आखिरी 3 नंबर 400 थे और बताया जाता है कि जब भी शिल्पी और शरद चंद्र जैसे राजदारों को आसाराम से बात करनी होती तो वो एक दूसरे को डायल 400 का कोड बताते, जिसका मतलब था किसी भी काम के लिए आखिरी हुक्म मिल जाना। जैसे जैसे कानून का शिकंजा कसता जा रहा है, आसाराम के राज भी लोगों के सामने आते जा रहे हैं। कानून ने बता दिया है कि आसाराम अब सिर्फ आरोपी नहीं, गुनहगार है। टीम न्यूज़ नेशन। तो आसाराम की गुनाह कथा आपको हमने पूरी सुनाई और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।